आदित्य अपनी झोपड़ी के अंदर अपनी बीमार दादी के पास बैठा हुआ था। उसकी दादी बहुत तेजी से खांस रही थी। अरे बस बस दादी, इतना जोर जोर से ना खांसो। आप चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। रुको। ये सुनकर दादी का चेहरा उदास हो गया। वो खांसते हुए बोली, अरे बेटा, और मेरा कितना इलाज कराएगा? मेरा इलाज कराते कराते तू साहूकार का कर्जदार हो गया है, जो रोज अपनी किस्त मांगने के लिए यहाँ आता है और तुझे अपमानित करके चला जाता है। बचपन में तेरे माँ बाप भी गुजर गए और तू अनाथ हो गया। 10 वर्ष की उम्र से तू अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखने लगा। दादी की बातें सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। दादी, मुझे गांव वाले अनाथ कहते हैं, लेकिन आपके होते हुए मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा। मैं अभी आता हूँ दादी। इतना बोलकर आदित्य उठ खड़ा हुआ और सीधा वैद्य की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वैद्य जी, मेरी दादी को बहुत जोर से खांसी हो रही है, कृपया करके उनके लिए कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए। वैद्य ने गुस्से में जड़ी बूटियां निकालकर आदित्य को थमा दी। देखो भाई आदित्य, ये मैं तुम्हें आखिरी बार जड़ी बूटी दे रहा हूँ। अगर तुमने पिछली उधारी नहीं चुकाई तो आगे से अपनी दादी के लिए यहाँ जड़ी बूटी लेने के लिए मत आना, समझ गए? चलो जाओ। आदित्य चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल आया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे साहूकार अपने साथी बिल्ला के साथ मिल गया। अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो भैया? अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गया। मैं तो तेरी झोपड़ी की तरफ ही जा रहा था तेरे दर्शन करने। ए भैया बता, मेरा कर्ज कब तक लौट आएगा? साहूकार जी, मुझे कुछ और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही चुका दूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे 10 दिन का समय देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर तूने मेरा कर्ज ब्याज सहित नहीं लौटाया तो अपनी झोपड़ी खाली कर देना। मैं तेरी झोपड़ी बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा रे बेवकूफ कहीं का। ससुरा, अपनी बूढ़ी दादी के लिए तूने जमींदार से इतना कर्जा ले लिया कि तेरी झोपड़ी भी जाने वाली है। अरे वो दादी है ही कितने दिन की मेहमान, एक न एक दिन तो जाएगी। अरे कर्जा लेकर खुद बेवकूफ बन गया। ये कहकर बिल्ला और साहूकार हंसते हुए चले गए। आदित्य आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट आया। आदित्य ने जड़ी बूटियां पीसकर दादी को खिलाईं। आप चिंता मत कीजिए दादी, आप ठीक हो जाएंगी, मत कीजिए चिंता। जड़ी बूटी खाने के बाद दादी को थोड़ा आराम मिला। वो रोते हुए बोली, भगवान हर किसी को तेरे जैसा पोता दे। मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए तो आज शाम के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं जाता हूँ। आदित्य मुखिया जी के पास पहुंचा और विनती करते हुए बोला, राम राम मुखिया जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि विनती है आपसे, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी दादी बीमार है और घर पर खाने को भी कुछ नहीं है। मेरा छोड़िए, उनका खाना बहुत जरूरी है। अरे भाई, खाना जरूरी है तो खाना खिलाना, मेरे पास क्या करने आया है? आदित्य देख, मेरे खेत में जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो काफी हैं। तेरे लिए कोई काम नहीं है, कहीं और जाकर काम देख। तभी मुखिया की पुत्री राधा वहां पहुंची। पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदित्य अपनी मजबूरी बता रहा है, आप उसे कोई ना कोई काम दे दीजिए।
राधा की बात सुनकर मुखिया थोड़ा नरम पड़ गया। चल ठीक है, अपने बिटिया राधा की बात मानकर मैं तुझे काम दे रहा हूँ, वरना नहीं देता। चल जा, खेत में मजदूरों का हाथ बटाना, पर याद रखना तुझे केवल 5 मुद्राएं ही मिलेंगी। हाँ। आदित्य खेत में मजदूरों के साथ मेहनत से काम करने लगा। कुछ देर बाद राधा वहां आ पहुंची। मैंने सुना है कि जमींदार ने तुम्हें बीच गांव में बहुत सुनाया और अपमानित किया। हाँ राधा, उसने मुझे 10 दिन का समय दिया है। तो क्या तुम 10 दिन के अंदर उसकी रकम चुका दोगे? क्या बताऊं, यही सोच सोच कर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। मैंने उससे वादा तो कर दिया 10 दिन का, पर समझ नहीं आ रहा कि इस 10 दिन में उसका कर्जा कहाँ से चुकाऊं। उसका ब्याज भी तो बहुत भारी है, कहाँ से लेकर आऊं? अगर तुम चाहो तो मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। अरे नहीं 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 राधा, तुम्हारे कहने पर उन्होंने मुझे खेत में काम दे दिया, बस यही बहुत है। शाम को आदित्य मुखिया के घर पर पहुंचा। मुखिया ने उसे 5 मुद्राएं दे दी। आदित्य चुपचाप 5 मुद्राएं लेकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने निकल पड़ा। तभी उसकी नजर जमींदार के साथी बिल्ला पर पड़ी, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर एक तोता था, जिसके शरीर से रक्त बह रहा था। ओहो, अरे देखो तो सही, इस तोते के शरीर से खून बह रहा है। अरे हाँ बह रहा है, तो तुझे इतनी काहे तकलीफ हो रही है? ये तोता तेरा भाई लगता है क्या? अरे नहीं, भाई नहीं लगता, लेकिन भाई इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। ये सुनकर बिल्ला जोर से हंस पड़ा। अरे तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा, इसीलिए तेरी हालत ऐसी है। अरे बेवकूफ कहीं के, ये तोता मैंने दूसरे गांव के बाजार से 5 मुद्राओं में खरीदा था। उस आदमी ने मुझसे कहा था कि यह तोता इंसान की आवाज में बात करता है। मैंने सोचा इसे तमाशे में दिखाकर अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। हाँ, पर जब से इसे लाया हूँ इसने एक बार भी इंसानी आवाज में बात ही नहीं की है। मैं समझ गया उस आदमी ने ठग लिया मुझको, मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, पर इसके शरीर से खून क्यों बह रहा है वो बताओ। क्योंकि जब जब मुझे वो बात याद आती है ना कि मैं मूर्ख बन गया, मैं इसको पीटता हूँ, ऐसा पेलता हूँ इसको कि लेकिन ससुरा फिर भी नहीं बोलता। आज भी इसे बाजार में बेचने लाया था, पर इसे कोई मुफ्त में भी नहीं ले रहा। हो, कैसे इंसान हो। लाओ, अगर ऐसी बात है तो मुझे ही दे दो, लाओ। नहीं, सबको मुफ्त में दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। तेरे लिए 5 मुद्राएं हैं, बता लेगा क्या? आदित्य ने तुरंत 5 मुद्राएं निकालकर बिल्ला को दे दी। बिल्ला ने तोते का पिंजरा आदित्य को थमा दिया और हंसते हुए बोला, अरे खाने को कौड़ी नहीं है और 5 मुद्राओं में ये घायल तोता ले रहा है। गजब भाई, गजब आदमी है तू। ले जा। इतना कहकर बिल्ला हंसता हुआ वहाँ से चला गया। आदित्य उस घायल तोते को लेकर घर की ओर बढ़ चला। इत्तेफाक ये दृश्य राधा खिड़की से देख रही थी। वो दौड़ती हुई आदित्य के पास पहुंची। आदित्य, ये क्या? तुमने कितनी मेहनत से 5 मुद्राएं कमाई थी और तुमने उन 5 मुद्राओं से इस तोते को खरीद लिया। ये तो और क्या करता राधा, इसकी हालत मुझसे नहीं देखी गई। बेचारा दर्द में कराह रहा था। तोता है ना, तो इसकी आवाज शायद लोगों तक नहीं पहुंच सकती, पर सही बताऊं, एक दर्द से मारा इंसान ही दूसरे के दर्द को पहचान सकता है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तो अब तुम घर पर खाने को क्या ले जाओगे? तुम्हारी दादी भी भूखी होंगी। हाँ, आज फिर से मैं और दादी भूखे ही सो जाएंगे। और वैसे भी ऐसा कौन सा पहली बार हो रहा है, हमारी किस्मत में शायद यही है। आदित्य घायल तोते को लेकर घर पहुंचा।
जहां उसकी बूढ़ी दादी भूख और प्यास से तड़पती हुई उसका इंतजार कर रही थी। अरे आदित्य, ये तोता तू कहाँ से उठा लाया? आदित्य ने पूरी घटना दादी को सुनाई। अब आप ही बताइए दादी, क्या मैंने सही किया या गलत किया, बताइए। तूने जो किया है वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए जो तेरे अंदर है। इतना कहकर दादी आदित्य को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब दादी शांत हुई तब आदित्य बोला, दादी, आप इस तोते का ख्याल रखना, इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है। मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ ताकि इसके जख्म पर लगाकर इसका बहता हुआ खून रोक सकूं। अब वैद्य जी वो तो दवा देंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया है ना। चलो मैं आता हूँ। इतना बोलकर आदित्य घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसने उन्हें पीसकर तोते के शरीर पर लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद तोते का जख्म भर गया। अचानक उस तोते ने मनुष्य की आवाज में आदित्य की ओर देखकर कहा, तुम्हारे अंदर इंसानियत तो कूट कूट कर भरी है। मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा मनुष्य आज तक नहीं देखा। तोते के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य डर गया। अरे आदित्य, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा है। ये कोई साधारण तोता नहीं हो सकता। हाँ 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 दादी, आप सही कह रही हैं। आदित्य ने तोते से पूछा, ये बताओ कौन हो तुम? अरे मुझसे डरो मत, मैं एक ही तोता हूँ। अरे तुम एक ही तोता हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो? अरे क्या तुमने सुना नहीं था बिल्ला ने क्या कहा था? मेरे पहले मालिक ने उसे यही कहकर बेचा था कि मैं मनुष्य की भाषा में बात करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उसी इंसान के सामने बोलता हूँ जिसके अंदर इंसानियत हो। आदित्य चौंक गया। क्या है कि मेरे पहले मालिक के अंदर इंसानियत थी, लेकिन जब मैंने उन्हें ये रहस्य बताया तो कुछ दिनों बाद उनके मन में लालच आ गया और तब से मैंने फिर बोलना बंद कर दिया। रहस्य बताया? कैसा रहस्य? खजाने का। ये सुनकर आदित्य दादी की ओर देखने लगा। खजाना? कैसा खजाना? खजाना कैसा होता है? क्या तुम खजाने के बारे में नहीं जानते क्या? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में और उसकी दादी के मन में डर कम हो चुका था। शायद भगवान ने तेरे अच्छे पुण्य के बदले तुझे ये तोता भेंट स्वरूप भेजा है। मेरा मन कहता है ये तोता सत्य बोल रहा है। दादी माँ सही कह रही हैं। दादी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। हो तो ये बताओ, क्या तुम सच में खजाने का पता जानते हो? हाँ, और मैं केवल तुम्हें ही उस खजाने तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि तुम सच्चे मनुष्य हो, लालच से मुक्त, ईर्ष्या से दूर, और केवल वही उस खजाने तक पहुंच सकता है। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया। अच्छा, तो फिर तुम मुझे कब उस खजाने तक पहुंचाओगे? वैसे भी मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। कल सुबह ही तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। आदित्य के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तभी उसके कानों में राधा की आवाज टकराई। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आदित्य जैसे ही पलट कर देखता है तो पीछे राधा खाने की थाली लिए खड़ी थी। राधा, तुम कब आई? आदित्य, मैं तो तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए कुछ भोजन लेकर आई थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम तोते से बात कर रहे थे और तोता बिल्कुल मनुष्य की भाषा बोल रहा था। मैंने तुम्हारे और तोते के बीच की सारी बातें सुन ली। अरे डरो डरो नहीं राधा, ये तोता सच बोल रहा है। कहीं कोई राक्षस या पिशाच तो इस तोते के रूप में नहीं है? नहीं राधा, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। मेरा मन कहता है कि ये तोता सत्य बोल रहा है। दादी की बात सुनकर
मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। मेरा मन कहता है कि ये तोता सत्य बोल रहा है। दादी की बात सुनकर राधा के मन का डर कम हो गया। वो थाली आदित्य के सामने रख देती है। ये लो आदित्य, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए कुछ खाने को लेकर आई थी। और हाँ, एक बात बताना भूल गई। जब मैं खाना लेकर तुम्हारे घर आई थी तब मैंने झोपड़ी के पीछे बिल्ला को देखा। वो झोपड़ी के सुराख से बाहर से न जाने क्या देख रहा था, पता नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे और तोते के बीच की बातचीत बिल्ला ने सुन ली होगी। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। आदित्य, अगर बिल्ला ने तुम्हारे और तोते की बातचीत सुन ली है तो तुम्हें सुबह ही तोते के साथ खजाने की खोज में निकलना होगा, इससे पहले कि बिल्ला अपनी किसी योजना को अंजाम दे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आदित्य, मैं कल सुबह ही यहाँ आ जाऊंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। राधा का शक सही निकला। बिल्ला ने सच में आदित्य और तोते के बीच की बातचीत सुन ली थी। वो दौड़ते हुए साहूकार की हवेली पहुंचा और सारी घटना उसे बताई। अरे मूर्ख कहीं के, तूने उस खजाने की चाबी को उस मूर्ख आदित्य के हवाले कर दिया, नालायक कहीं का। अब साहूकार जी, मुझे क्या पता था कि वो तोता इतना बड़ा रहस्य जानता है। अगर पता होता तो क्या मैं उसे सिर्फ 5 मुद्रा में बेचता? क्या मेरी अकल मारी गई थी? अकल ही मारी गई है तेरी। अच्छा ये बता, अगर तुझे पता होता तो तू उसे कितने में बेचता? कम से कम 500 मुद्राओं में। साहूकार ने तुरंत एक और चांटा बिल्ला के गाल पर जड़ दिया। ससुरे मूर्ख कहीं के, तुझे उसे बेचना ही नहीं चाहिए था। वाकई में तेरी अकल मारी गई है। अरे खजाने का मतलब जानता है? खजाना वो होता है जिस पर पीढ़ियां बैठकर खाती है। अब ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं साहूकार जी। अब क्या होगा? अरे होगा क्या? तोता जब तक तेरे पास था चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। वो केवल आदित्य के सामने ही बोला। अगर हम उसे पकड़ भी लें तो क्या भरोसा कि वो हमारे सामने भी कुछ बोलेगा। साहूकार की चालाकी अब अपनी असलियत पर उतर आई। तो बेहतर यही होगा कि आदित्य को शक ना हो कि मैं और तू इस रहस्य को जान गए हैं। मेरी बात सुन, कल सुबह जब वो तोते के साथ खजाने की खोज में निकलेगा तो हम दोनों चुपके से उसका पीछा करेंगे, और जब वो दोनों खजाने तक पहुंच जाएंगे तो फिर करना क्या है? सबका वही काम तमाम कर देना है और खजाना लेकर यहाँ आना है। अब की तूने अकलमंदी की बात। अगले दिन आदित्य अभी सोकर उठा ही होता है, तभी दरवाजे पर राधा आ जाती है। राधा, तुम इतनी सुबह सुबह? आदित्य, मैंने कहा था ना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे लेकिन राधा, मेरी बात समझो। अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आदित्य, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्रेम करती हूँ। जानता हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? राधा देखो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखो ना, तुम कितनी अमीर हो और मैं तुम्हारे पिता के यहाँ काम करने वाला मजदूर, एक गरीब, खाने का ठिकाना नहीं। बताओ, तुम्हें कैसे रखूंगा? जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तब तुम भी अमीर हो जाओगे। उसके बाद तुम मेरे पिताजी की आंखों में आंखें डालकर मेरा हाथ मांग सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हर अच्छे बुरे समय में रहना चाहती हूँ। तभी तोता बोल पड़ता है। अगर मैं भाग गया तो? कोई बात नहीं, आजाद होना हर प्राणी का अधिकार है। तुम जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो आदित्य। अब बस ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहोगे या चलोगे भी? चलो
हाँ हाँ ठीक है चलो। आदित्य, राधा और तोता घर से निकल पड़ते हैं। जंगल में घना सन्नाटा है। पंछियों की आवाजें भी धीमी हो गई हैं। एकाएक झाड़ियों से सांप निकलकर राधा की ओर बढ़ता है। वो डरकर चीखने ही वाली होती है। तभी तोता उड़कर सांप की आंखों पर चोंच मारता है और सांप भाग जाता है। धन्यवाद तोते। कुछ ही दूरी पर एक विशाल पेड़ गिरने ही वाला था। पेड़ की जड़ें तेज आवाज से टूट रही होती हैं। तोता तुरंत चिल्लाता है, आदित्य दाईं ओर भागो। आदित्य और राधा तेजी से दाईं ओर भागते हैं। पेड़ उनके पीछे गिरता है। बाल बाल बचते हैं। तीनों गुफा के सामने पहुंचते हैं। ओ, लेकिन अभी अंदर मत जाओ, पहले दीवार को स्पर्श करो। गुफा तुमसे प्रश्न पूछेगी और सही उत्तर देने पर ही तुम अंदर जा सकोगे। आदित्य दीवार को स्पर्श करता है। गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। तेरी नजर में खजाना क्या है? आदित्य सोचता है और शांत स्वर में कहता है, खजाना सोना चांदी अशर्फियां नहीं है। असली खजाना वो ज्ञान है जो पीढ़ियों को दिशा दिखाए, जीवन दे, रोग दूर करे। वो ग्रंथ जो जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान लिए हो, वही है असली खजाना। गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी। तुम सत्य पथ पर हो, जाओ, अंदर जा सकते हो। तीनों अंदर जाने लगते हैं। पीछे से तेज आवाज आती है, रुक जा आदित्य, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? आदित्य और राधा पीछे मुड़कर देखते हैं। साहूकार और बिल्ला तलवारें लिए खड़े हैं। तुझे क्या लगा कि खजाना तू ले जाएगा और हम मूर्खों की तरह देखते रहेंगे? बेटे, हमने तेरी और तोते की हर बात सुन ली है। हम पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। अब बता क्या करेगा? तोता शांत स्वर में बात करता है, चलो, हम सबको पहले अंदर जाना चाहिए। खजाना पहले देख लो, फिर जो जिसे उचित लगे वो ले सकता है। साहूकार और बिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सहमत हो जाते हैं। गुफा के अंदर चारों ओर प्राचीन ग्रंथ फैले हैं। सोना चांदी नहीं है। ओ, ये तो प्राचीन ग्रंथ हैं। यही तो है असली खजाना। ये जड़ी बूटियों, आयुर्वेद और जीवन के गूढ़ ज्ञान से भरे ग्रंथ हैं। साहूकार और बिल्ला क्रोधित हो गए। अरे ये क्या है? ओ, ये तो कचरा है, कचरा। सोना चांदी हीरा मोती कहाँ है? कुछ नहीं है। ये तो पुरानी किताबें हैं, रद्दी के भाव में भी नहीं बिकेंगी। यही तो असली खजाना है। लेकिन ये खजाना उन मूर्खों के लिए नहीं है जो खुद समाज के लिए बोझ हैं। अरे सेठ जी, हमारा तो समय ही बर्बाद हो गया, फालतू में आए। कान खोलकर मेरी बात सुन ले आदित्य, 10 दिन के अंदर मेरा कर्ज लौटा देना, नहीं तो चल रे बिल्ला। दोनों वापस चले गए। मूर्ख थे वो। अब तुम बताओ आदित्य, क्या ये खजाना नहीं है? आदित्य एक ग्रंथ खोलता है, कुछ पढ़ता है। हाँ, यही तो सच्ची संपत्ति है। ये खजाने से भी ज्यादा अनमोल है। तभी रंग बिरंगे प्रकाश में तोता एक साधु में परिवर्तित हो जाता है। ये देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंक गया। अब आप कौन हैं? मैं एक श्रापित साधु था जो तोते के रूप में था। बरसों पहले मैंने खजाने को हासिल करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर जब ये
प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुए तो मैं बहुत क्रोधित हो गया और अनाप शनाप बकने लगा। बस तभी मेरे गुरु प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कहा, मूर्ख, तूने जो तपस्या की है उससे वो वस्तु प्रकट हुई है जो अनमोल है और तू इसे कचरा समझ रहा है। तूने इस विद्या का अपमान किया है, इसीलिए तू श्रापित होगा। तुझे इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई मनुष्य इस खजाने से भी अधिक कीमती ग्रंथों को अनमोल मानेगा। बस इतना कहकर मेरे गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मैं तब से तोते के रूप में था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गया हूं और अब ये सारे प्राचीन ग्रंथ तुम्हारे हैं। आदित्य उन सारे प्राचीन ग्रंथों को लेकर अपनी झोपड़ी ले आया। और सारी घटना अपनी दादी को बताई। तूने बिल्कुल सही फैसला किया है आदित्य। जो तू लाया है वो बहुत अनमोल है। आदित्य उसी दिन से उन किताबों का गहरा अध्ययन करने लगा। कुछ दिन बाद आदित्य को खबर मिली कि राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत बीमार है। आदित्य तुरंत कुछ जड़ी बूटियां लेकर महल पहुंचा। महाराज, इन जड़ी बूटियों से आपकी पुत्री का इलाज हो सकता है। अरे मूर्ख कहीं के, बड़े बड़े वैद्य और विद्वान भी मेरी पुत्री को ठीक नहीं कर पाए और तू मामूली जड़ी बूटियों से उसे ठीक करने का दावा करता है। कौन है तू? महाराज, कृपया करके मुझ पर विश्वास कीजिए। जैसे ही ये जड़ी बूटी दी जाएंगी, आपकी पुत्री स्वस्थ हो जाएगी। राजा विक्रम के कहने पर जैसे ही वो जड़ी बूटी राजकुमारी को दी गई, वो रंग बिरंगी किरणों से घिरकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई। हाँ, आखिरकार ये कैसे संभव हुआ? आदित्य ने सारी घटना राजा विक्रम को बताई। हमें तुम पर गर्व है आदित्य। आज से तुम इस राज्य के राज वैद्य घोषित होते हो। इतना कहकर राजा विक्रम ने आदित्य को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आदित्य अपने गांव लौटा और साहूकार के मुंह पर उसका कर्जा मार दिया। फिर अपनी दादी का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में आदित्य की झोपड़ी की जगह एक शानदार घर बनकर तैयार हो गया, जहां ढेर सारी जड़ी बूटियां रखी थीं। आदित्य का मान सम्मान पूरे राज्य में फैल गया और कुछ दिन बाद उसका विवाह राधा से संपन्न हो गया। एक दिन साहूकार और बिल्ला आदित्य के पास आए। देखो आदित्य, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आदित्य, जिस तरह से तुम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो और असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हो, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने जो हासिल किया वाकई में वही है असली खजाना, क्योंकि मनुष्य का असली खजाना उसका स्वास्थ्य होता है। हाँ, मुझको भी क्षमा कर दो आदित्य। आदित्य मुस्कुराया और दोनों को माफ कर दिया। इस प्रकार वो खजाना जो सभी को सोने चांदी की चमक में दिख रहा था, असल में ज्ञान, सेवा और स्वास्थ्य का खजाना निकला। यही था असली खजाना।